जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना इकोनॉमिक्स 12th का जो क्वेश्चन पेपर नंबर सेकंड है, ठीक है, उसके सेकंड पार्ट को। और सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, सेकंड पार्ट में करने हैं हमें इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू जो कि स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 18 से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है read the following statement 1 and 2 and choose the correct alternative। अब यहां पर स्टेटमेंट 1 दिया है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेटमेंट 2 दिया है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस। अब ऑल्टरनेटिव दे रखा है बेटा, ऑप्शन ए है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन बी है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ऑप्शन सी है ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और ऑप्शन डी है ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब इसका रीजन समझिए आप, रीजन क्या है, ठीक है। देखिए यहां पर स्टेटमेंट 1 में दिया है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ेगा, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। बट स्टेटमेंट 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट जनरेशंस। तो देखिए यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है धारणीय विकास। मतलब जो हमारा विकास हो रहा है उसको हमें धारण करके चलना है, फ्यूचर में भी लेकर चलना है, ठीक है। इसका मतलब है कि अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है बेटा कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशंस है उसकी नीड्स भी फुलफिल हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम प्रेजेंट जनरेशंस की नीड्स को और फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को दोनों को ध्यान में रख के ही प्लानिंग करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल प्रेजेंट जनरेशन से बिलोंग नहीं करता, इट्स आल्सो बिलोंग्स टू वेलफेयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहां पर आंसर आएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहां पर और करके एक ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन है व्हेन वाज द यूएन कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हेल्ड एट क्योटो इन जापान। जापान के क्योटो में यूएन कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज को लेकर कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 1998, ठीक है। देखिए इसका आंसर तो बुक में भी मुझे नहीं मिला, तो बेसिकली अभी मैंने सर्च किया है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन सी, वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन सी। तो ये है ईयर 1997, राइट। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको ऑप्शंस गिवन है, दो ऑप्शंस है आपके पास। तो पहले ऑप्शन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड ऐड इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस। इनमें से कौन सा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसको बढ़ाता है। ऑप्शन ए है एक्सपेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब्स। ऑप्शन बी है क्रिएटिंग लार्जर इंडस्ट्री विद मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स। ऑप्शन सी है क्रिएटिंग ओपन मार्केट्स विद इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी। ऑप्शन डी है प्रोमोटिंग जेंडर इक्वलिटी इन द फैमिलीज, ठीक है। तो यहां पर बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वो होगा ऑप्शन डी। तो 19 का जो फर्स्ट है उसमें आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। और लिखा है प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी में क्या आएगा बेटा, मेल और फीमेल्स को लेके बायस नहीं होगा, ठीक है, इन द फैमिली। अब देखिए यही आंसर क्यों हुआ, अब आप ये समझिएगा। इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है बेटा, ऑप्शन ए दिया है एक्सपेंडिंग द लेबर मार्केट बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब, ठीक है। यहां पर आप लेबर मार्केट बढ़ाने की बात कर रहे हो, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ जॉब, ठीक।
दूसरे में दिया है क्रिएटिंग लार्जर इंडस्ट्री विद मोर कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स, और ऑप्शन सी दिया है क्रिएटिंग ओपन मार्केट विद इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी। ये सब इसके आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस की। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है? थ्रू विच वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वी कैन क्रिएट मोर स्टॉक ऑफ एफिशिएंट ट्रेड पीपल्स। ठीक है, तो इन तीनों का उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी ऑप्शन ए, बी और सी से। जब जेंडर इक्वलिटी होगा बेटा, तो इससे क्या होगा? हम लोग फीमेल्स को भी प्रमोट करेंगे, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, उनकी स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे, विच इंक्रीज द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसलिए आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर जो डी है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अब आता है इसी में और भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच कैटेगरी लोन टेकन फॉर बाइंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स इन जनरली पुट। कि भाई एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात कर रहे हैं यहां पर। तो इसमें इन्होंने पूछा जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें तो यहां पर जो ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वो पूछा गया है इन विच कैटेगरी लोन टेकन फॉर बाइंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स इन जनरली पुट। कि किस कैटेगरी में, ठीक है, हम लोग जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए लोन लेते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है शॉर्ट टर्म, ऑप्शन बी है मीडियम टर्म, ऑप्शन सी है लॉन्ग टर्म और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, वो है आपका ऑप्शन बी यानी मीडियम टर्म्स। अब देखिए शॉर्ट टर्म्स में तो आपके शॉर्ट टर्म्स जो लोन की नीड्स होती है फार्मर्स की वो आता है, और लॉन्ग टर्म्स में आता है बेटा जो आपका परमानेंट इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर लैंड्स या एग्रीकल्चर लैंड्स खरीदने के लिए जो आप लोन लेते हैं। तो बाकी चीजों के लिए जो आता है वो बेटा मीडियम टर्म्स में आता है, तो इसलिए आंसर होगा मीडियम टर्म्स, राइट। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आई थिंक आप सबको आंसर आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहां पे बेटा सबको पता है जो करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन बी चाइना। ठीक है, चाइना वो कंट्री है जिसने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करके अपनी पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर लिया था। बट शायद आपको ये भी पता होगा कि अब वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में खत्म हो चुकी है बेटा। उसके दो रीजन थे, पहला हाई प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा सोशल डिसकंटेनमेंट की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। पहली चाइल्ड पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से पहला चाइल्ड बेटा गर्ल्स है, ठीक है, तो वहां पे लोगों में बड़ी असंतोष की भावना जनरेट हो गई थी। दूसरा जो रीजन है बेटा वो ये था ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स वो किसके ज्यादा हो गए थे? एल्डरी एज के हो गए थे, बड़ी उम्र वाले हो गए थे, यानी जो यंग पीपल के नंबर ऑफ यंग पीपल्स थे वो कम होते जा रहे थे और जो बड़ी उम्र के लोग थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को रिप्लेस किया था बेटा विद टू चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जो कि एजर्सन और रीजन का है। तो एजर्सन दिया है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। ठीक है, रीजन दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट गिव इंसेंटिव टू द पीपल टू प्रोड्यूस मोर बेबीज। ठीक है, यहां पर आपके पास ऑल्टरनेट है वही both Egerton and reason are true. Reason is the correct explanation of Egerson's. Both Egerton and reason are true and reason is not the correct explanation of Egerson's. Egerton is true but reason is false. Egerton is false but reason is true. तो यहां पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी क्या है? Egerton is true, but reason is false. अब ये आंसर सही क्यों है आप ये समझिएगा, ठीक है।
तो इन्होंने पहला जो एजर्सन दिया है, पहली जो स्टेटमेंट दी है एजर्सन के रूप में, उसमें लिखा है कि भाई अपना जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान में वेरी हाई है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए चाइना तो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल कर चुका है बेटा ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसीज, ठीक है। तो उनका तो जो ग्रोथ रेट है इट इज जस्ट 0.46, जो इंडिया है बेटा उसका 1.2 है, राइट। बट जो पाकिस्तान का है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वो बेटा 2% से ज्यादा है। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है। बट इसका जो रीजन दिया है, अब रीजन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रीजन दिया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है अपने लोगों को इंसेंटिव देती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसी कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है। कुछ एक कंट्रीज को छोड़ दें तो शायद कभी किसी दूसरी कंट्री के बारे में ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। तो रीजन इसमें पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो देखिए बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा वो है महालोनोबिस मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया प्लानिंग इन फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान और फोर्थ प्लान। यानी जो हमारे इकोनॉमिस्ट है महालोनोबिस, उनका जो मॉडल था वो इंडियन प्लानिंग में कब अडॉप्ट किया गया, आपको ये बताना है बेटा, फर्स्ट प्लान में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है बेटा 22 का वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी, सेकंड प्लान, ठीक है। जो महालोनोबिस है इनका जो मॉडल था वो हमने अडॉप्ट किया था बेटा सेकंड प्लान, ठीक है, उसमें। अब इसके बाद 22 में भी बेटा आपको ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इन। अब यहाँ पे डिक्लेयर्ड इन बताना है कि पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब डिक्लेयर हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1957। अब देखिए ये कुछ ईयर्स है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बेटा वो डिक्लेयर हुई थी ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन बी 1948 में। तो यहां पर ये हो गया बेटा आपका आंसर 22 का। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे फिर एजर्सन और रीजंस का क्वेश्चन पूछा गया है। एजर्सन दिया है बेटा लिबरलाइजेशन इंप्रूव्ड द क्वालिटी एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड गेव मोर लिबर्टी टू द प्राइवेट सेक्टर। कि भाई जो लिबरलाइजेशन है उसने इंडियन इकोनॉमी की क्वालिटी और ग्रोथ को बढ़ाया था और इसने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता दी थी। तो क्या लगता है एजर्सन ठीक है या नहीं है, आप सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। फिर बेटा इसके बाद रीजन दिया है द पॉलिसी रिमूव्ड ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक कोटास, लाइसेंस एक्सेट्रा। ठीक है कि भाई सरकार ने जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स थे लिबरलाइजेशन में वो सारे खत्म कर दिए थे जो प्राइवेट सेक्टर पे इंपोज किए गए थे। तो यहां पर ऑल्टरनेट वही है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Both Egerson's and reason are true. Reason is not the correct explanations. Option C, Egerson is true, but reason is false. Option D, Egerson is false, but reason is true. तो यहाँ पे जो correct answer है बेटा वो है alternate A. 23 का जो correct answer है बेटा वो है option A. ठीक है, यानी both Egerson's and reason are true and reason is the correct explanations of Egerson's। ठीक है, अब यहां पे ऐसा क्यों है ये भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये तो देखो सच्चाई है, जब प्राइवेटाइजेशंस
किया गया, लिबरलाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया, तो उससे हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ा था। ठीक है, और लिबरलाइजेशन में क्या किया था बेटा, हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था, उस पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हम लोगों ने लगा रखी थी, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था पहली पॉलिसी में, यानी बिफोर 1991 जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, हम लोगों ने लगा रखी थी, उसको हमने खत्म कर दिया था। ठीक है, और जब ये रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुई, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद बेटा प्राइवेट सेक्टर आल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ जीडीपी, ठीक, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल लेवल ऑफ जीडीपी बढ़ा था और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी। तो यहाँ पर एजर्सन भी बिल्कुल ठीक है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 23। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए बेटा, अपना जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशंस। ठीक है, आपको इनमें से वो एलिमेंट बताना है जो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेट ना करता हो। ऑप्शन ए है इंप्रूव्ड सीड्स, ऑप्शन बी है न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी है फर्टिलाइजर्स और ऑप्शन डी है इंक्रीज इन पॉपुलेशंस। तो यहां पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशंस। अब देखिए यहां क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन है कि आपको वो एलिमेंट बताना है, ठीक है, विच इज नॉट रिलेटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेट ना करता हो। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसे पैकेज था, एक ऐसा रेवोल्यूशन था बेटा जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बूम बनकर आया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, जो इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स है उनको प्रमोट किया था। फिर इट वाज अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। फिर इसमें हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया था, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। बट कहीं भी ग्रीन रेवोल्यूशंस में इंक्रीज इन पॉपुलेशन को प्रमोट नहीं किया गया था, तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट आइटम है, तो इसलिए आंसर होगा बेटा इंक्रीज इन पॉपुलेशंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है यूज ऑफ डैश सीड्स वर प्रमोटेड इन ग्रीन रेवोल्यूशंस, यानी किस तरीके के सीड्स को प्रमोट किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। ऑप्शन ए है HYV सीड्स, ऑप्शन बी है HVY सीड्स, ऑप्शन सी है ग्रीन, ऑप्शन डी है ऑर्गेनिक। तो आई थिंक इसका आंसर तो बेटा आप सबको पता ही होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका आंसर है ऑप्शन ए HYV सीड्स, HYV सीड्स यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, ऐसे बीज बेटा जिनकी उत्पादकता दूसरे बीजों की तुलना में बहुत ज्यादा थी, ऐसे बीजों को प्रमोट किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है इंडियन इकोनॉमी इज मार्चिंग अहेड टुवर्ड प्रोग्रेस बट देयर इज एन इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड इन डैश सेक्टर, कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी है वो नो डाउट वो प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही है, बट फिर भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है कौन से वाले सेक्टर में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टेरिशरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है बेटा 26 का वो है ऑप्शन ए प्राइमरी। ठीक है, देखिए हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है बट स्टिल जो प्रोडक्टिविटी है बेटा, ठीक है, खासकर हमारे प्राइमरी सेक्टर में वो बहुत लो है, और प्राइमरी सेक्टर में अभी हमें और बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है किसमें बेटा, प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, अब यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच पेयर इन कॉलम ए एंड कॉलम बी फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ठीक है, दो कॉलम दे रखे, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, आमने सामने ऑप्शंस है, आपको करेक्ट पेयर को मैच करना है। तो कॉलम ए में ऑप्शन ए है नाबार्ड, बी में लिखा हुआ है एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल क्रेडिट, फिर आरबीआई एस्टैब्लिश्ड इन 1975, एक्सिस बैंक एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1982, आईडीबीआई नॉट एन इंस्टीट्यूशनल फॉर क्रेडिट। ठीक है, ऑप्शन दे रखा A1, B2, C3 और D4। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन ए है A1, दैट इज द करेक्ट आंसर। 27 में जो ऑप्शन ए है, ठीक है, दैट इज A1, इट इज योर करेक्ट आंसर। और A1 कौन सा बेटा, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो है इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल क्रेडिट इन इंडिया।
ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो बेटा ये था आज की क्लास में, जिसमें हमने अपने सारे एमसीक्यू किए बेटा किसके, इंडियन इकोनॉमिक्स के, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो बेटा इनको शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, थोड़ा सा वो भी पढ़ लेंगे बेटा, क्योंकि इट इज द हाई टाइम कि हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा, तब तक के लिए जय श्री श्याम।